क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व में राजनीति अध्याय 2 दो ध्रुवीयता का अंत। हम टॉपिक स्टडी करेंगे आज सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। देखिए, सोवियत प्रणाली के बारे में हमने लास्ट चर्चा करी थी कि क्या क्या चीज़ें थी, सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। कैसे उसका एक तरीके से हम कहेंगे कि ग्रोथ कैसे हुई, वो कैसे बढ़ी, कैसे देश उसके साथ हुए, ये हमने सोवियत प्रणाली के अंदर पढ़ा था। आज हम ये देख रहे हैं कि जो इतनी बढ़िया तरीके से जो सोवियत संघ तैयार हो गया था, आखिर क्या ऐसे महत्वपूर्ण कारण रहे थे कि उसका विघटन हो गया। देखिए, इसके अंतर्गत हम बहुत सारे विचारों को पढ़ेंगे कि अलग अलग इतिहासकार जो है सोवियत संघ के विघटन के क्या महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारे विचार उठ के आते हैं कि उस समय क्या क्या सिचुएशंस थी, क्या महत्वपूर्ण कारण रहे जिससे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण नेता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह है सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव। देखिए, सोवियत संघ के ये अंतिम राष्ट्रपति रहे हैं और पुनर्विचार, खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू इन्होंने सोवियत प्रणाली के अंतर्गत किए थे। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर भी इन्होंने रोक लगाई थी। साथ में अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना को बुलाया और इनका एक महत्वपूर्ण और कार्य है, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में भी सहायता की थी। साथ में शीत युद्ध समाप्त किया और सोवियत संघ के विघटन का आरोप जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव पर जाता है। तो एक महत्वपूर्ण कारण भी जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव से जो है जुड़ा हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण कारण था कि सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। देखिए, इसे हम पढ़ते हैं। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज व्यवस्था पहली बार टूटी और न ही आखिरी बार। देखिए, बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि सोवियत संघ तो इतनी बड़ी महाशक्ति होकर इतनी अच्छी तरीके से उभर के सामने आई, कोई उसके पास में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका पतन हो गया। ऐसी क्या बात हो गई। इसको इसलिए भी समझना जरूरी है कि अगर इस तरीके से कोई राज व्यवस्था सामने आती है तो उसके टूटने का क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, ये भी एक समझने की बात है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बातें बताई गई है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन इन मामलों में हम सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। अब जैसे संदेह के रूप में हम देखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक और जो आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती थी। तो देखिए, पहला संदेह इस बात पे आता है कि मामला क्या था कि जो सोवियत संघ के अंदर जो उसकी आर्थिक और जो राजनीतिक संस्थाएं थी, कहीं ना कहीं कमजोर थी। वो इतनी लोगों की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी। तो हम एक कारण यह भी दे सकते हैं कि इस वजह से सोवियत संघ जो है पतन का कारण रहा। आगे हम देखते हैं कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही। अब जब राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोरी स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो उस देश की जो बंद वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होगी, उसकी गति जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा और उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने लग गया। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि सोवियत संघ के अंदरूनी जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी बड़ी कमज़ोर साबित हो रही, जिससे कि लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी राज व्यवस्था पर जो है वो अंगुली उठाने लग गया था। आगे हम देखते हैं, एक कारण ये हुई। अगला देखते हैं और कौन सा सामने विचार आता है। देखिए, यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हो गई। अब बात ये बनती है
कैसे राजनीतिक जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी राज्य व्यवस्था की वो कमजोर क्यों पड़ी और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आ गया। अब इसका उत्तर जो है वो एक हद तक साफ है कि इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ के अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। अब हम जहां बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है सोवियत संघ की अंदरूनी राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वो कमजोर हो रही थी। वो क्यों कमजोर हो रही थी? क्योंकि वो ज्यादातर उनके संसाधनों का उपयोग कहाँ किया जा रहा था? परमाणु हथियार बनाने में, सैन्य साजो सामान पर, इस पर ज़्यादा खर्चा हो रहा था उनका। और उसने अपने संसाधन जो पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत के नियंत्रण में रहे। यहाँ पर एक कार्य और इन्होंने कर दिया कि जो ऐसे देश थे जिन पर नियंत्रण की आवश्यकता थी पूर्वी यूरोप के, उस पर भी अपने संसाधनों को खर्च कर दिया। तो जो ज़्यादातर संसाधनों का उपयोग आर्थिक रूप से लोगों को मजबूत करने के लिए था, लोगों की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का था, तो वो सारा जो संसाधनों का उपयोग है वो सोवियत संघ ने कहाँ कर दिया? परमाणु हथियार में कर दिया, सैन्य साजो सामान पे कर दिया, साथ में पूर्वी यूरोप में कुछ जो ऐसे देश थे उनके नियंत्रण पे खर्च कर दिया। अब ऐसा करने पर क्या हुआ? आर्थिक दबाव होने लग गया। सोवियत संघ इसका सामना जो है वो नहीं कर पाया। अब यहाँ खर्च जहाँ होना चाहिए था वहाँ खर्च हुआ नहीं। इस कारण से सोवियत संघ जो हम देखेंगे कि राजनीतिक और आर्थिक जो उनकी संस्थाएं थी वो कमज़ोर होने लग गई थी, जिसका कारण सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी के साथ एक और बात हुई। अब देखिए एक बात और जो सामने आ रही है वो क्या बात है? दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। देखिए हमने बात करी थी कि अमेरिका जैसा उस समय जो पूंजीवादी देश था उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी तकनीकी बढ़ती जा रही थी और साथ में क्योंकि वो दूसरे देशों के साथ में व्यापार किया करते थे तो उससे उनकी वस्तुओं की जो गुणवत्ता थी वो भी बढ़ती गई। इसकी जानकारी सोवियत संघ के आम लोगों को पड़ गई। वे अपनी राज्य व्यवस्था को दूसरे जो पश्चिमी देश है उसकी राज्य व्यवस्था से जो है कंपेयर करने लग गए, तुलना करने लग गए, अंतर उन बीच बीच में भापने लग गए। तो सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था, रियल में सोवियत संघ के लोगों को क्या बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था जो है वो पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सोवियत संघ जो था अभी पिछड़ चुका था, बिल्कुल पीछे हो गया था। लेकिन लोगों को धोखे में रखा गया, लोगों को बताया गया कि उनकी जो राजनीतिक जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही बेहतर है दूसरे देशों की तुलना में। अब लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही धक्का लगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि लोगों को धोखा दिया गया। लोगों ने पश्चिमी देशों से अपने देश की राज्य व्यवस्था को कंपेयर कर लिया और पाया कि कहीं ना कहीं जो है आम जनता जो है वो काफ़ी पिछड़ चुकी है दूसरे लोगों के कंपेयर में और राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को धक्का पड़ा। अब देखिए आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो कितने वर्षों से टोटल 70 सालों से शासन चला रही थी, ये जनता अब अब क्योंकि इस शासन तो चला रही थी लेकिन इनकी जनता के लिए प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। हम कहेंगे कहीं ना कहीं तानाशाही शासन तो नहीं रह रहा था वहां पर। गतिरोध, प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार चलने लग गया, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था असक्षमता वो साबित हो गई उनकी। शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिश्चा रही लोगों की के जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे उन्होंने जो है प्रशासनिक गतिरोध रखा, भारी भ्रष्टाचार करने लग गए, अपनी गलतियों को नहीं सुधारा उन्होंने और साथ में ही शासन में ज़्यादा अपना खुलापन नहीं बताया, थोड़ी बंद हर तरीके की व्यवस्था रखी। देश की विशालता के बावजूद भी सत्ता का जो था वो केंद्रीकरण था, मतलब कंट्रोल किस पर था? सरकार के हाथ में था। तो इन सारी बातों के कारण आम जनता जो है वो अलग थलग पड़ गई। आम जनता कोई चीज़ रास नहीं आई। इतनी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिलने लग गए। अब पार्टी के क्योंकि हमने देखा कि पूरा ही कंट्रोल जब राज्य सरकार के हाथ में हो गया है, जब सेंट्रलाइजेशन हो गया है मामला, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जब सेंट्रलाइजेशन होगा तो इनके पास में विशेष अधिकार हो गए, आम जनता के पास कुछ अधिकार नहीं रहे क्योंकि लोकतंत्र की व्यवस्था ही नहीं थी वहाँ।
लोग अपने को राज व्यवस्था और शासन से जोड़कर नहीं देख रहे थे, सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। ऐसी स्थिति जो है फिर वो बनने लगी। आगे एक और इम्पोर्टेंट जो है मोड़ आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने के सुधारों में इन दोनों ही समस्याओं के समाधान का वायदा किया था। पहली समस्या तो क्या थी कि राजनीतिक और आर्थिक जो संस्थाएं थी वे कहीं ना कहीं जो अपने संसाधनों का खर्चा जो थी वे दूसरी जगह करने लगी, तो इस तरीके से देश पिछड़ रहा था, लोगों में असंतोष हो रहा था, लोग दूसरे देशों के साथ में कंपैरिजन करने लगे। दूसरी बात हमने यहाँ देखा कि यहाँ का जो सरकार का तानाशाही बिहेवियर था ये लोगों को पसंद नहीं आया। ये दो बड़ी समस्याएं थी। अब इसके सुधार के लिए कौन आगे आया? मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने सुधार की कोशिश की, लेकिन गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। अब ये सब सिचुएशन देख के गोर्बाचेव जब सामने आए तो इन्होंने कहा मैं दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाऊंगा। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का भी प्रयास कर भी ठीक था। फिर जब उन्होंने शुरू किया तब तो सब कुछ सही चल रहा था। अब सिचुएशन क्या है देखिए, ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ क्यों टूटा। अब जब स्थिति खराब हुई, सामने एकदम से जो सोवियत संघ के प्रणाली के जो राष्ट्रपति थे वो एकदम से सामने आए, लेकिन फिर क्यों ऐसा हो गया, है ना। सोवियत संघ के जो नेता थे, सॉरी, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे, वे सामने आए। फिर क्यों टूटा, तो अब हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आखिर क्या हो गया, इसने इतना प्रयास किया तो भी। देखिए, इस स्थिति को हमें आगे के इतिहास का शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि सबसे सटीक उत्तर यहाँ क्या जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा कि जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। अब जब वो प्रयास करने लगे तो लोगों ने, एक तबका तो ये सोचने लग गया, अरे यार इसकी तो गति जो है बहुत ही धीमी धीमी सी हो रही है, इसको तो बहुत तेजी से काम करना चाहिए। और जब वो काम नहीं तेजी से करने लगे तो लोग जो है वो निराश होने लग गए उनसे। इन लोगों ने सोचा कि वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ, या संभव है कि उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा है। लोगों को लगा कि हाँ ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी धीमी गति से कर रहा है तो शायद ही कि अब फायदा होगा कि नहीं होगा, उनके द्वारा जो किए गए प्रयास है क्या वो सफल होंगे। जनता के एक हिस्से का, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, अब जब पहली स्थिति थी जिससे कि लोग नाराज थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वे लोग भी सामने उभर के आए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोवियत व्यवस्था में बदलाव हो। के विचार ठीक इसके विपरीत थे। उनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। उन्होंने तो यही कहा कि भाई गोर्बाचेव जो है जल्दबाजी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, इस तरीके से तो सुधार होना संभव नहीं है, क्योंकि गोर्बाचेव जो है लोकतंत्रीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे और आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दे रहे थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, जो सोवियत प्रणाली को कई वर्षों से चला रहे थे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई और इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता चला गया। अब लोग उनके सपोर्ट में नहीं आने लगे। एक लोगों ने सोचा कि काम तो कर रहा है पर इतना धीमे है तो इसको फास्ट करना चाहिए, तब लोग विरोध में आ गए। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स नहीं चाहते थे कि ये कुछ आगे इस तरीके का काम करें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लोग जो है वो बंटने लग गए। जो लोग उनके साथ में थे उनका ही मोह भंग धीरे धीरे होने लग गया। ऐसा लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद ही अपनी नीतियों का ठीक तरीके से बचाव नहीं कर पा रहे, मतलब कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई लोगों में। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया। और इस समय देखिए बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई कि सोवियत व्यवस्था के अंदर के जो लोग थे, लोग भी इससे दंग रह गए। देखिए यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। और ये किस किस में थी? रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन तथा जॉर्जिया। ये ऐसे राष्ट्रकुल वाले जो देश थे, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य,
इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। अब ये सब सिचुएशन संभालते संभालते बीच में एक और घटना हो गई कि जो कुछ देश ऐसे थे सोवियत संघ के, जो विभिन्न गणराज्य थे, उनके बीच में राष्ट्रीयता की भावना उभरी, संप्रभुता के भाव जो है वो उबार हो गए। इस वजह से इन्हीं लोगों ने क्या किया, सोवियत संघ का विघटन कर दिया। अब एक विचार यह तो है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, शुरू से ही थी। चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। ये जो महत्वपूर्ण बात है ये इस तरीके से है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह रही कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि वे गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष और यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों जैसे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग अलग महसूस करने लगे और इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की बहुत भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन है वो उसके महत्वपूर्ण कारण ये सभी रहे हैं।